नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे डॉक्टर्स पे गुस्सा भारी, हड़ताल जारी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हुई मर्डर मामले में देश भर में हंगामा जारी है। पश्चिम बंगाल की आंच अब उत्तराखंड भी पहुंच चुकी है। दरअसल प्रदेश भर के तमाम डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। डॉक्टर्स ने सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की है, लेकिन डॉक्टर्स के इस प्रदर्शन के बीच कोलकाता जैसी घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी घटित हुई है, जहां 30 जुलाई को गायब हुई नर्स को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है और राज्य में इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश भर में इस घटना के विरोध में राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के राज में महिला अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन भाजपा अपने राज्य को छोड़ गैर भाजपा शासित राज्यों की घटनाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है, उस पर राजनीति कर रही है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से पूछा कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की घटना के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि क्या भाजपा कांग्रेस अपने अपने हिसाब से सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत जारी है। एक ओर जहां पूरा देश कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हुए मर्डर से आक्रोशित है, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता जैसी घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी घटित हुई है, जहां 30 जुलाई को गायब हुई नर्स को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में इस घटना के विरोध में राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि उधम सिंह नगर की घटना पर राजनीति कर रही है। 30/7/2024 को 30 तारीख की रात को एक फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ऑब्लिक हेल्पर टाइप काम करने वाली एक महिला है। उसका नाम हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मतलब महिला संबंधी अपराध है। तो वो अपना घर से काम कर खत्म करके घर जा रही थी। उसका घर बिलासपुर में डिबडिबा गांव में पड़ता है, तो वहाँ पर एक मकान बना रखी थी उसने। तो वो मिसिंग हो गई। अगले दिन शाम तक सूचना आई, तो अगले दिन शाम तक हमने तत्काल जो है, क्योंकि बालिग थी, वो सेपरेटेड थी, तो नियमानुसार हमने गुमशुदगी दर्ज किया। तो गुमशुदगी में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में हमने ट्रेस आउट कर लिया कि वो बिलासपुर में उतर रही है, डिबडिबा क्षेत्र में उतर रही है एक ई रिक्शा से, और सेफ एंड साउंड सकुशल वो अपना जगह पे जा रही है। उससे आगे कोई कैमरास नहीं था। तो लगातार हमने उसके बाद जो है टेक्निकल और इनके आधार पर काम कर रहे थे। इसी दौरान 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उस मकान, उसका महिला का जो मकान है, उससे भी आगे 1-1.5 किलोमीटर के बाहर, तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली। यूपी पुलिस को, बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली झाड़ियों में लाश मिलने का। तभी त्वरित हमारे को क्लिक था कि भाई ये संभवतः उसकी हो सकती है। तो हमारी पूरी पुलिस टीम ने अभी ये नहीं देखा कि ये उत्तर प्रदेश का घटनास्थल है। हमने पूरी पुलिस टीम पूरी तत्परता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ सारे मानव संसाधन वहां लगा दिए। तो इस प्रकार मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर तो हमने आखिरकार उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम है धर्मेंद्र। इसने कार्रवाई की है, शायद आज आपने पेपर नहीं पढ़ा, उसमें उसके पिता ने आरोप लगाया है कि मेरी बेटी के साथ 1 से ज़्यादा लोगों ने बलात्कार किया, रेप किया है, और पुलिस ने जो रिपोर्ट और जो जाँच की है वो सही नहीं है। इसी तरह पूरा प्रदेश हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड जो देवभूमि है, वो प्रथम आ रहा है यौन शोषण और रेप में। ये हमारे देवभूमि के लिए शर्म की बात है। इसलिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और पूरे प्रदेश को उतरना पड़ेगा। जो सरकार एक छोटे से धरने प्रदर्शन के 50 पुलिस भेज सकती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती? कांग्रेस को हर मामले में राजनीति करने का उनका एक एजेंडा रहता है, और जिस घटना की वो बात कर रहे हैं उस घटना में दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, अरेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस को राजनीति करनी है, इसलिए इस तरह की वो प्रदर्शन करती आई है। लेकिन कानून पूरी तरह से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो प्रशासन द्वारा वो कार्रवाई की गई है।
अनावश्यक राजनीति कांग्रेस न करे और जो एजेंसी काम कर रही है उनके मनोबल को गिराने का काम न करे। अपराध कलकत्ता के अंतर्गत हुआ है और जो वहाँ की सरकार की हीलाहवाली है बड़ा शर्मनाक है। उसमें पूरा देश ही इस चीज़ को महसूस कर रहा है। अब विश्व पटल में कहीं ना कहीं हमारी जो गरिमाएं हैं, क्योंकि हमारी तो 9 देवियों की पूजा करने वाला देश है हमारा। हम तो सबसे पहले महिला को हम सबसे पहले आगे करते हैं। हम महिला को तो देवियों को तो हम पूजते हैं, कन्याओं का हम पूजन करते हैं। और इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, जिस तरह की बंगाल की घटना हुई वहाँ डॉक्टर के साथ में, जिस तरह के वहाँ पे रेप हुआ है, उसी तरह की घटना एक उधम सिंह नगर के अंतर्गत हुई, वो तो गैंग रेप हुआ है। एक और जहां राज्य में कोलकाता के साथ ही उधम सिंह नगर की घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर के डॉक्टर भी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। उत्तराखंड में सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार पर जाने से मरीजों और तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारी डॉक्टर सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि कोलकाता जैसी घटना कहीं और घटित न हो। हमारी मांग ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमारा लागू होना चाहिए। अभी तक जो जिनको सजा मिली है, जो सीबीआई को उसमें चाहिए, लेकिन इसमें देरी हो रही है और हमारी जो मांगे है वो पूरी नहीं हो रही। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम तब तक ये धरने पे बैठे रहेंगे। से हैं उत्तराखंड वाले ना, और रहते हैं हम रायपुर में। रायपुर से आ रखे हैं, इमरजेंसी में आ रखे थे। क्या करना, पर्ची तो कटाई नहीं है। बिलिंग ले बोल रहे थे, बिलिंग कैसे कटाएंगे हम, बिना पर्ची के कैसे कटाएंगे। बोल रहे मंडे को 11 बजे तक आएंगे। 11 बजे तो क्या करेंगे हम, यहाँ से पूरा दिन बंद है। देखिए, ये कांग्रेस का आरोप बिल्कुल निराधार है। अंकिता हत्याकांड में हमने तत्काल कार्रवाई करके जो अपराधी थे उनको जेल में डाल दिया। अब जबरदस्ती हवा में तीर मारने का काम कांग्रेस, क्योंकि चाहे कोई भी हो मुद्दा, उसी राजनीति करना चाहती है। अंकिता में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी संजीदगी से, संवेदनशीलता से उन तीनों अपराधियों को जेल के शिकंजों के अंदर डाल दिया था। हम तो ये कह रहे हैं कि बंगाल में भी आप डालो ना। बंगाल के लिए आप चुप्पी साधें, उत्तराखंड के लिए आप मुंह खोलें। ये दोहरी नीति चल करके तो ये हाल हो गया कि आप नेता प्रतिपक्ष बड़ी मुश्किल से बन पाए इस बार। बिल्कुल आज सुनने में आया है कि कोई गुमनाम राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने प्रेस वार्ता करके कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला है, और जो वहाँ विभत्स कांड हुआ एक महिला डॉक्टर के साथ, उस पर जो है तफसील से बात रखी है पत्रकार बंधुओं के सामने। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर वो चुप्पी साध गए और कहने लगे कि सारे आरोपी जेल के पीछे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों नहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से करने के लिए कहा? जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को सीबीआई जांच के हवाले किया, उसी तरह से पुष्कर सिंह धामी ने आज तक अंकिता भंडारी के केस को लटका कर रखा हुआ है। वीआईपी के नाम का पटाक्षेप नहीं हुआ है। यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट ने रात के अंधेरे में बुलडोजर चला दिया, साक्ष्य और सबूत नष्ट कर दिए। उनके ऊपर कोई सजा अभी तक मुकर्रर नहीं की गई है। जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है रेणु बिष्ट? और वहीं मैं कहना चाहती हूँ राष्ट्रीय प्रवक्ता से कि कह दीजिएगा अपने हाईकमान से कि महिला सुरक्षा पर निश्चित रूप से बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन यही तेवर कायम रहने चाहिए उन्नाव, हाथरस, कठुआ, अंकिता भंडारी कांड में भी। कुल मिलाकर महिलाओं के लगातार बढ़ रहे अपराध चिंता की बात है। देवभूमि उत्तराखंड में भी महिला अपराध का बढ़ना बेहद चिंताजनक है। वहीं उधम सिंह नगर की घटना ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या भाजपा कांग्रेस अपने अपने हिसाब से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? क्या सरकार डॉक्टरों की मांगों को पूरा कर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करेगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। आरपी रतूड़ी साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से, और अशांक एरन हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं हमारे साथ में, और कुछ और मेहमान हमारे साथ में आगे भी जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत हम आरपी रतूड़ी साहब के साथ में करना चाहेंगे। बहुत स्वागत आरपी साहब आपका। आरपी जी, एक तरफ कोलकाता के मामले को लेकर देश भर में जिस तरीके से गुस्सा है, आक्रोश लोगों का सड़कों पर निकलकर सामने आ रहा है, और अब खुद उत्तराखंड में उस तरीके की घटना सामने आई है,
तो सर आखिर महिलाओं की सुरक्षा की बात तो हो रही है, हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के लिए हर दल, हर राजनीतिक दल खूब लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई में थोड़ा सा अंतर तब क्यों आ जाता है उन राज्यों में जहां पर आपकी सरकार है? सभी दलों के लिए, मैं सिर्फ आपसे ये सवाल नहीं कर रही, जहां पर आपकी सरकार है, क्या वहां पर जो घटना हुई वो जघन्य नहीं है? जहां पर विपक्षों की सरकार है, क्या वहां पर वो घटना हुई ज्यादा जघन्य हो जाती है? क्या इन मामलों में, ऐसे मामलों में भी राजनीति करनी चाहिए, राजनीतिक सोच के साथ मुद्दा उठाना चाहिए? देखिए, नहीं, निश्चित तौर पर एक बड़ा दुखदाई है, दुखद घटनाएं हैं, चाहे वो बंगाल की हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे किसी अन्य प्रदेश की हो। उत्तराखंड की सरकार बहुत संवेदनशील है। आप जानते हैं कि किस तरह से एक अपराधी को दूसरे दिन राजस्थान से पकड़ करके ले आई, कितनी जबकि उत्तर प्रदेश में बिलासपुर में ये कांड हुआ था, ये हत्या हुई थी, लेकिन ये रेप भी हुआ। उत्तराखंड की सरकार देखिए, इन्होंने केवल प्रदेश में इसको बांटा नहीं कि उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तराखंड की हमारी पुलिस, उत्तराखंड की सरकार ने इसको बड़ी संज्ञान लेकर के, बड़ी संजीदगी से, तत्काल प्रभाव से इस पर टीम बना करके, और हम राजस्थान से उसको, अपराधी को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन वहीं आप देखिए बंगाल में क्या हुआ, खुलेआम अभी तक भी अपराधी नहीं पकड़े गए, और साक्ष्यों को किस तरह से अस्पताल में जाकर के इनको संरक्षण कौन दे रहा है, ये तो फिर राज्य सरकार को देखना पड़ेगा। हमारी सरकार ने तो तुरंत कार्रवाई करके भी कहा कि इसकी जांच अगर राज्य सरकार नहीं कर रही है तो सीबीआई जांच करेगी। ये जबकि बंगाल की सरकार का काम था कि तुरंत अपराधी को पकड़ करके, आपकी पकड़ में वो एक डॉक्टर जो कि जनता की सेवा करता है, वो रात को सुरक्षित नहीं होगी। हमारा कहना है कि इसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, कि उत्तराखंड में हो तो अलग बात है, अपराध अपराध है, वो किसी राज्य में भी हो, संगीन अपराध के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और शीघ्र इस पर उनको जेल के अंदर डालकर उन पर तत्काल, मैं तो कहूंगा कि ये नियम बना देना चाहिए कि ऐसी विशेष अदालतें बननी चाहिए कि उनको साल भर के अंदर सजा होकर के उनको फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए फांसी होनी चाहिए, हर कोई मांग कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है ना कि आखिर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं इसमें राजनीति करना ये कितना गलत है। ठीक है, और मेहमान हमारे साथ में आशीष नौटियाल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनका रुख कर लेते हैं। नौटियाल साहब, बहुत स्वागत आपका भी। नौटियाल साहब, ये क्या चल रहा है देश में? हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ हम आज़ादी का पर्व अभी हमने मनाया, और दूसरी ओर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो सच निकल कर सामने आ रहा है, जिस तरीके से महिलाओं का गुस्सा दिख रहा है, डॉक्टर्स का गुस्सा दिख रहा है, जो घटना हुई है बेहद शर्मनाक, लेकिन राजनीति ऐसी घटनाओं पर भी थमने का नाम नहीं ले रही है। गरिमा जी, दुर्भाग्य है हमारे देश का, जहां ऐसे नेता होते हैं जो अपने को बचाव वाली स्थिति में नजर आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। अगर गलत है तो गलत है, इसको कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। आप देखिए, एक तरफ अभी मैं आज देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने कहा कि हम करेंगे अब उस पर आंदोलन, है ना। अपने आपके राज्य के अंदर स्थिति पहले देखें, क्या स्थिति सही है? उत्तराखंड से हजारों लड़कियां गायब हो जाती हैं। उत्तराखंड जैसी जगह में अंकिता हत्याकांड का आज तक न्याय नहीं दिला पाते हैं। रुद्रपुर में नया हत्याकांड हो गया, अभी हरिद्वार में कुछ दिन पहले मारा गया, इनका ये बीजेपी का ही ओबीसी प्रवोट का कोई निकला। तो जहां कुछ गलत होगा उसका नाता निश्चित भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। और अगर आज हम वहां की भी बात करते हैं तो वहां पे ममता बनर्जी की सरकार है और निश्चित न्याय मिलना चाहिए। ऐसा हो क्यों रहा है? आज आप बताएं, हम ऐसे ऐसे कानूनों की बात करते हैं, कानून तो पहले से बने थे, उसके बाद हम यूसीसी लाके हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? क्या घटनाएं नहीं हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश के अंदर से खत्म हो चुके हैं, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आपने जब से आप सत्ता में आए, आपने ऐसा हाल कर दिया महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया। आज आप बताएं, जब सत्ता में आप लोग आए थे तो इन्होंने आते ही बोल दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब इन्होंने पहले ही इशारा कर दिया था कि बेटी अब खतरे में है। आप देखिए, अधिकांश घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलते हैं। तो ये हो क्यों रहा है? जो भी कर रहा है, जो गलत कर रहा है,
उसकी निश्चित जांच होकर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और एक सा भय होना चाहिए, जनता के अंदर एक ऐसा भय होना चाहिए कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो वो कर क्यों रहे हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर तो हो, आप डर क्यों नहीं रहे हैं सरकार से। और निश्चित मैं तो चाहूंगा कि महिलाओं को भी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना सरकार का दायित्व है। स्कूल कॉलेजों में महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वो आत्मरक्षा तो करें। इनसे जिनको हम समझते हैं रक्षक है, वही भक्षक बन जाते हैं। वही जिनको हम सोचते हैं ये कुछ नहीं करेंगे, हमें बचाने का काम करेंगे, वही हमें मारने का काम करते हैं। तो महिलाओं को निश्चित आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जिससे महिलाएं अपनी रक्षा स्वयं भी कर सकते हैं। और सरकार का रुख जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी तरफ एकदम कठोर होना चाहिए। एक दयालुपन नहीं होना चाहिए कि ये बीजेपी का नेता था तो इसे छोड़ दो, या ये कांग्रेस का नेता हो तो उसे छोड़ दो। जो गलत है गलत है, गलत को सख्त से सख्त इस प्रकार सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई इस प्रकार की हिम्मत ना करे। ना छोटी बच्चियां, नाबालिग बच्चियां सुरक्षित हैं, ना बड़े उम्र के सुरक्षित आखिर है कौन। पूरे राज्य और देश के अंदर भय का माहौल बना हुआ है, हर जगह डर लगा रहता है। जिनकी बेटियां होती हैं वो उस बात की चिंता में होती हैं कि मेरी बेटी शाम को सुरक्षित घर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। क्या बेटियां काम ना करें, क्या बेटियां आज के मॉडल के हिसाब से कपड़े ना पहने, क्या ना करें। आप लोगों को, इन लोगों को अपनी मानसिकताएं बदलनी पड़ेगी, जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, जिससे कि देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं ना। बिल्कुल साफ तौर पर। ठीक है आशीष जी, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी देखिए, उत्तराखंड में जिस तरीके की घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं उसने भी वाकई पूरे देश को शर्मसार कर दिया। और ये घटना कोई पहली नहीं है, हर बार इस तरीके की घटनाएं आती रहती हैं। फिलहाल डॉक्टर्स के मामले में जिस तरीके से सड़कों पर गुस्सा नजर आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? अभी उत्तराखंड में भी ऐसी ही घटना हो गई है, किस तरीके से सुरक्षित हो पाएंगी बेटियां? गरिमा जी देखिए, बेटियां सुरक्षित, चाहे उत्तराखंड की बात हो या समस्त भारत की बात हो, ये सुनिश्चित करना जो भी सरकारें जहां पर रूल कर रही है उनका पहला प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। यदि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है पुरुष वर्ग की कि जो उन पर आपराधिक जिस प्रकार का भी जो भी आपराधिक कृत्य होता है वो पुरुष द्वारा ही ज्यादा किया जाता है। इसमें से एक कृत्य यह है कि जिस प्रकार में हम चर्चा कर रहे हैं। पर गरिमा जी देखिए, 20 वर्षों में उत्तराखंड किसी और चीज में प्रथम आया ना आया हो, लेकिन आपको भी जानकारी होगी कि जितने भी हिमालय राज्य हैं, हिमालय राज्यों में महिलाओं से संबंधित अपराधों, और मुझसे पूर्व जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल चुके हैं कि यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में सबसे ज्यादा नंबर 1 है। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता हमारे। और जिस प्रकार की स्थिति ये देखिए, ये कहीं ना कहीं पर वर्तमान सरकार को या इससे पूर्व जो सरकारें रही हैं उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पर हम इस क्षेत्र में फेल हुए हैं। हम एक सुरक्षित माहौल महिलाओं को नहीं दे पाए हैं। और इसका कारण है कि पहले कहते थे कि रात को मत घूमो, तो प्रतिबंध लगाना पड़ता था। रात को अगर कोई घटना होती थी तो कहा था, महिलाओं को कहा जाता था कि रात को मत घूमो। कहीं छोटे कपड़े पहनते थे तो कहा जाता था कि छोटे कपड़े मत पहनो। मतलब हर तरीके का एक्सक्यूज जो था वो सिर्फ महिलाओं को दिया गया। विभिन्न जैसे जैसे जो कारण समाज के द्वारा गिनाए गए वैसे वैसे प्रतिबंध महिलाओं के ऊपर लगाया गया। लेकिन आप बताइए, अब तो सरकारी प्रतिष्ठानों में ही महिला सुरक्षित नहीं है। जो वेस्ट बंगाल का जो केस है, इसमें तो सरकारी प्रतिष्ठानों में भी महिला सुरक्षित नहीं है। तो आप देखिए कि जो आपराधिक प्रवृत्ति का जो इंसान है, ये व्यक्ति है, ये पुरुष है, ये किस प्रकार आगे बढ़ चुका है कि अब कहां पर सुरक्षित होगी, आप मुझे बताइए। अब तो अब तो कोई तर्क ही नहीं बचता है कि आपने छोटे कपड़े पहने हैं या आप रात को अकेले घूमने गई हैं या कहीं कुछ भी कोई भी कारण अगर हो तो वो कारण तो इसके सामने नगण्य है। क्योंकि अब तो ये जो सरकारी प्रतिष्ठान में जो सेवा दे रही थी, रात को अपनी सेवा कर रही थी, मरीजों को देखने का काम कर रही थी, उसके साथ अगर इस तरह का जघन्य अपराध अगर होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी भी प्रकार से ये क्षमा योजना है। अगर हम पुरुष वर्ग महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण नहीं दे सकते हैं तो शायद हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि हम बिल्कुल भाई किसी और क्षेत्र में प्रगति कर लें, लेकिन इस क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी के दर्जे के मामले में बोलना अलग है, लेकिन सुरक्षा प्रदान करना बोलना है। पर आप जो स्थिति हम उत्पन्न हो रही है, जिस प्रकार की परिस्थितियां आप देख रही हो विभिन्न राज्यों की, उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। इन सारी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं प्रशिक्षण पुरुष समाज में है, और जो यहाँ के नीति बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो केंद्र से स्तर में हो या राज्य स्तर में है, हम सब पे ये प्रश्न है कि ये जो समस्या है, इस समस्या का निदान हमें ही करना पड़ेगा। और अब जो घटना आपने उत्तराखंड की भरी, तो उत्तराखंड में गरिमा जी
अंकिता भंडारी केस में भारतीय जनता पार्टी में मुझे बताइए किस व्यक्ति ने बोला, नेता ने, कि फांसी की सजा होनी चाहिए? आज तक किसी के मुंह से सुना? वहां कम से कम पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री कहते रही है कि अपराधी को फांसी की सजा दीजिए। आप मुझे बताइए अंकिता भंडारी केस में किसने, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा या स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा हो कि अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? एक भी व्यक्ति ने अगर मिल गया हो तो आप भी गरिमा जी पत्रकारिता कर रही हैं, हम भी राजनीति कर रहे हैं, हमने तो कहीं नहीं सुना। इस प्रकार का दंड अगर आप नहीं मांगेंगे, चाहे वो आपराधिक प्रवृत्ति किसी भी क्षेत्र का दल का हो, राष्ट्रीय दल का हो या व्यक्ति विशेष हो, हमें ये चीज करनी पड़ेगी कि इस प्रकार का कोई भी अपराध यदि किसी महिला के विपरीत होता है तो उसके लिए फांसी मांगनी पड़ेगी। उस समय में ये नहीं देखना पड़ेगा गरिमा जी कि वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है या कांग्रेस का है या उत्तराखंड क्रांति दल का है या किसी बहुत बड़े व्यवसाय प्रतिष्ठान का है। ये चीजें नहीं देखनी पड़ेगी, हमें इन सबसे दूर जाकर एक स्पष्ट स्थिति अपनानी पड़ेगी कि इस प्रकार का कोई भी जघन्य अपराध यदि किसी भी द्वारा किया जाता है तो उसके लिए एकमात्र विकल्प है फांसी की सजा और तुरंत कार्रवाई करना और कानूनी कार्रवाई से उसको तुरंत बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डॉक्टरों में गुस्सा है, हड़ताल जारी है, अलग अलग जगहों पर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही। सबसे बड़े सवाल ये कि आखिर कब तक महिलाओं पर इस तरीके के अपराध होते रहेंगे और कब आखिर इन पर राजनीति होना बंद होगी। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं डॉक्टरों का गुस्सा भारी, हड़ताल जारी। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शुरुआत करेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, अशांक कैरन जी, बहुत स्वागत सर आपका। अशांक जी, देखिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर्स जो हैं वो गुस्से में हैं और बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ डॉक्टरों की लड़ाई नहीं है, भले ही वो लड़की जिसके साथ ये कृत्य हुआ वो एक डॉक्टर थी, एक ट्रेनी डॉक्टर थी, वो सबसे पहले एक महिला थी और इस नाते हर कोई, हर अलग अलग विभाग के लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स मोर्चा बुलंद कर रखा है। बिल्कुल ठीक है, हड़ताल जारी है। आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में ठीक एक्शन होगा? क्योंकि इसके पहले भी ये कोई नया मामला नहीं है सर, हर बार इस तरीके के एक्शंस होते रहे हैं, लोग कैंडल्स लेकर बाहर निकलते हैं और फिर उसके बाद वही हालात हो जाते हैं। नहीं मैम, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने डॉक्टर्स की आवाज बना के मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेसी है और उस डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब के सब हैं, प्रेस है। और इसके बाद अगर ये पूरा सिस्टम ठीक से चले तो ये सारी चीजें होना दूर, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमें, आपको सबको जो सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उन सबको पता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ठीक से नहीं चल और ऐसी चीजें होती हैं। अब आप इसका मैग्नीट्यूड देखिए कि इस समय जो डॉक्टर्स, जो सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग और एक ऐसे वर्ग हैं हम लोग कि जो ऐसी जगह पे हैं कि हम अपने लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपने अधिकारों को जानते हैं, हम ये समझते हैं कि हम कैसे अगर कोई का विरोध करें, हम कैसे इस चीज को पब्लिक तक पहुंचाएं, अथॉरिटीज तक पहुंचाएं कि ऐसा गलत हुआ है तो इसमें सुधार। लेकिन हमारे इतना दिमाग में। सोनिया जी को प्लीज म्यूट कर दीजिए। हम जिस बात को सोचते हैं ये होगा तो होगा भाई। अरे कौन है डिबेट के बीच में? सोनिया जी की आवाज प्लीज बंद कर दी जाए। सोनिया जी, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? सोनिया जी? हाँ जी मैम, तो मैं ये कह रहा था कि हम सॉरी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ये सब कुछ जानते हुए भी कि हम, हमारे अधिकार क्या हैं, हम कैसे अपनी बात पहुंचा सकते हैं गवर्नमेंट तक, हम कैसे शिकायत कर सकते हैं, हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट तक, और हम एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता। उसके बाद उसका परिणाम क्या हो रहा है आप देख रहे हैं कि हमारी कितनी सुनी जा रही है और इस मामले में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं हमारे खुद के अधिकारों के लिए, तो आप सोच सकते हैं एक आम आदमी जिसको कि जो शिक्षित भी नहीं है, जिसे पता भी नहीं है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो अपनी आवाज कैसे पहुंचाए? वो एक आम आदमी कैसे पहुंचाता होगा आवाज गवर्नमेंट तक? उसकी कौन सुनता हो?
आजकल बस एक ही बात है, आप किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट हो जाइए, गाड़ी पे झंडा लगा दीजिए, उसके बाद आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आपके परिवार के साथ कुछ होगा, आपके किसी मित्र के साथ कुछ होगा, तो आप अपनी आवाज पहुंचा सकेंगे, आपके साथ कोई कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। आप किसी ब्यूरोक्रेट के रिश्तेदार हैं, आप किसी नेता के रिश्तेदार हैं, आप किसी जज के रिश्तेदार हैं, आप किसी बड़े आदमी के रिश्तेदार हैं, तो आपके साथ कुछ गलत होगा तो दूसरा आदमी डरेगा। आप एक आम आदमी हैं और एक आम व्यापारी है, एक आम डॉक्टर हैं या कुछ भी है, आपके साथ कुछ गलत होता है तो बस एक ही तराजू में तोला जाएगा कि आपके पास वोट कितने हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर समूह से बिलोंग करते हैं जहां पे कि आपके पीछे एक वोट बैंक है, आपको प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि आपकी अगर आपके साथ गलत हुआ है, जैसे कि एग्जांपल दूं दलित, तो लोग आपको पॉलिटिकल लीडर्स और सब कोई सपोर्ट करेंगे, नहीं तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको। फिर सब एक दूसरे के तराजू में एक दूसरे को तोलने लगेंगे कि ये बीजेपी ने किया, ये कांग्रेस ने किया। ठीक है, मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए राजनीति अपने स्तर से बराबर की जा रही है, हर किसी को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक नजर आ रहा है, लोग दर्द नहीं समझ रहे हैं। लेकिन मैम ये खाली राजनीति नहीं है, मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्या हमारे कंट्री में सिर्फ नेता ही हैं? हमारे कंट्री में ब्यूरोक्रेट्स भी तो हैं, हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट के पास भी तो एक पावर है। वो सब लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस जो है, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? कोलकाता में जो हम देख रहे हैं उस केस में सभी तरफ से क्या हो रहा है, ठीक है, सभी तरफ से क्या हो रहा है। अब आप देखिए एक आम आदमी क्या कर सकता है, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं अपनी आवाज पहुंचाने के लिए? हम मीडिया में पहुंचा रहे हैं, हम गवर्नमेंट को शिकायत कर रहे हैं, हम कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में क्या बोला जज को? उस वकील ने जो पैरवी कर रहा था विक्टिम की, उसने बोला कि इस केस में 5-10 साल में, जज के सामने खड़े होकर वकील साहब ने बोला कि मैं आपसे शर्त लगाता हूं 10 साल में ये सारे विक्टिम छूट जाएंगे, क्योंकि जो पुलिस के जो कमिश्नर हैं कलकत्ता के, ये उस केस में इन्वॉल्व थे जो पहले यहाँ पे केस हुआ था, उसमें मैं खड़ा हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्होंने सब वॉशअप कर दिया था। ये जज के सामने बोला है उन्होंने। और अब यही सेम जो है कमिश्नर इस केस में इन्वॉल्व है। तो अगर इतना खुला खुला सब कुछ हो रहा है, इसके बाद भी इसके ऊपर राजनीति हो रही है, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। आप देखिए इसके आगे क्या हो सकता है। एक सभ्य समाज में हम अपनी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए यही तो रास्ते अपना सकते हैं। अगर आखिरी रास्ते तक सभ्य तरीके से आवाज नहीं सुनी जाती, तो मैं फिर समझ सकता हूं कि कोई नक्सल कैसे बॉर्न होता होगा किसी जंगल में, जिसके पास कोई अधिकार नहीं होते, जिसकी कोई आवाज नहीं सुनता, वो हाथ में बंदूक पकड़ता है, बंदूक उठाता है। इसके बाद तो एक ही चीज रह जाती है कि जब आपकी कोई आवाज नहीं सुन रहा है, सब राजनीति में लगे हुए हैं, सबका मकसद एक ही है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहें। उनका असली मकसद ये नहीं है कि इस सिस्टम को सुधारें, और उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें एक से लेके सब है। मैं खाली नेताओं के बारे में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट भी तो देख रहा है, हमारे हाई कोर्ट भी तो देख रहे हैं, हमारे पुलिस भी देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट्स कहाँ है? सब सबके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? और हमारी चलिए सोसाइटी को तो थोड़ा टाइम लगेगा चेंज होने में। महिलाओं के ऊपर तो हमेशा से अत्याचार होते आए हैं, वो तो पुरुष करते आए हैं, लेकिन उसमें चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में। आज से 40 साल पहले जो था बदल गया है, और अब उसको और बदलने में भी कुछ समय लगेगा। लेकिन जब तक वो बदलेगा, तब तक अगर कोई ऐसा जघन्य एक्टिविटी करता है तो उसके मन में तो डर के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम सोचे कि सब एकदम से बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। तो वो डर बिठाने के लिए गवर्नमेंट में जो बैठे हैं, अगर मैं कहता हूँ बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि वो तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल क्यों हो रहा है? बीजेपी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बीजेपी है ना, आप सेंटर पे हैं, तो पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप खाली उनके ऊपर अपना ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेसिडेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट के जज संज्ञान लेते हैं केसेस का, अपना सू मोटो संज्ञान लेते हैं, वो बिना किसी पत्र, जो समाचार पत्र होते हैं उनके माध्यम से। ब्यूरोक्रेट संज्ञान लेते हैं, कहाँ संज्ञान ले रहा है? कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इस समय सिर्फ राजनीति हो रही है, ठीक है। उत्तराखंड में कांग्रेस आंदोलन कर रही है, जो असली मुद्दा है कुछ दिनों में हवा हो जाएगा, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। अब ये वक्त आने वाला है कि ये तो बस अब लोगों के दिमाग में आएगा, अपनी रक्षा तो आप खुद ही कर सकते हो, ना गवर्नमेंट हेल्प करती है, ना ब्यूरोक्रेट, ना कोर्ट, कोई भी हेल्प नहीं करता। थोड़ा बहुत मीडिया वाले इन चीजों को हाईलाइट कर देते हैं, हमारी मदद कर देते हैं, तो आदमी को तो अपने आप ही बंदूक उठानी पड़ेगी। ठीक है सर, इस पर राजनीतिक दल हमारे साथ में है, उनसे हम जवाब लेंगे, उनसे बिल्कुल जवाब लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब सीना ठोक कर दावा करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए फलाने कदम उठा रहे हैं, लेकिन सर सच जब निकल कर सामने आता है तब सिर्फ राजनीति शुरू हो जाती है। आपने बड़ी अहम बातें कही है कि देखिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह देखते हैं लोग। आरपी साहब, सुना आपने, डॉक्टर साहब है, किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर हैं। फिलहाल डॉक्टरों का विरोध और डॉक्टरों का गुस्सा आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सभी हड़ताल पर है, और राजनीतिक दलों के लिए क्या मन में भावना है यह आपने सुन ही लिया होगा। ठीक है, उनकी अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छी, जरूरी भी है,
हाँ। गुस्सा अगर नहीं करेंगे तो सचेत कैसे होंगे? ये उनका अधिकार है और इसी तरह इसीलिए तो हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और हाँ उनको सर, ठीक है, ये सुनने का मादा हर सरकार में होना चाहिए। सरकार पूरी तरह संजीदगी से, मैंने कहा नहीं कि घटना जैसे हुई तुरंत उसको संज्ञान लिया गया। घटना दूसरे प्रदेश में होने के बावजूद भी उत्तराखंड की सरकार ने इसको बड़ी संजीदगी नहीं से सर, हमने जब अपनी रिपोर्ट की शुरुआत की तो हमने ये भी बताया कि देखिए ये सिर्फ उत्तराखंड की घटना की बात, ये सिर्फ बाहर की घटना की बात नहीं है। बात तो ये है ना कि यहाँ पर भी उत्तराखंड में भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसके पहले भी हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड कोई भूला नहीं है और उसके बाद जिस तरीके से अभी उसी तरीके की घटना उत्तराखंड में हो गई, क्या ये सारी चीजें मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, हाँ, अंकिता हत्याकांड में भी तत्काल हमने कार्रवाई की, तीनों अपराधियों को जेल में डालने का काम कर दिया। आपको मालूम होगा कि न्यायालय का काम है उनको तुरंत सजा देना, ये न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। ये ना मीडिया का है, ना हमारा है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का है। वो जल्दी से सुनवाई करे, उनको सजा दे। अपराधी तीनों के तीनों जेल में है। इसी तरह से, लेकिन हमारा ये कहना है कि दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए कि आप उत्तराखंड के मामले में तो पुतला दहन करें, लेकिन बंगाल के मामले में आप चुप हो जाए। बेटी बेटी है, वो भारत की बेटी है, वो दर्द है सबका, लेकिन दोहरा नीति, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड के लिए तो आप तत्काल खड़े होकर के पुतले दहन करें और बंगाल के मामले में आप चुप्पी साधे। कहाँ है आज वो हमारी नेत्री जो लड़ती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं बोल रही आज? बंगाल के मामले में आप देखिए कि वहां के कह रहे हैं कि साहब ममता बनर्जी ने, अरे वो तो हाईकोर्ट ने तत्काल आदेश किया कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करके कर दिया। प्रदेश सरकार तो बंगाल की चुप बैठी हुई थी, कहाँ उनको अरेस्ट करने का काम कर रही थी। इसके बावजूद भी कोई सहयोग नहीं कर रहा है वहां सीबीआई का भी, वहां विरोध करने का काम कर रही है वहां की सरकार। तो ये वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। अपराध अपराध होता है, वो चाहे किसी प्रदेश में हो। हमारी बेटियों के साथ अगर अपराध होगा तो ये तकलीफ, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे यूकेडी हो या किसी अन्य दल का हो, ये सबको आग जलानी चाहिए, अपने अंदर जलानी चाहिए, तब जाकर के न्याय मिलेगा। अगर हम इस तरह का वर्गीकरण करेंगे कि ये उत्तराखंड में हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, बंगाल में हम बचाव करेंगे, ये इस तरह से हम न्याय नहीं दे पाएंगे। केंद्र सरकार बिल्कुल अपने डॉक्टरों से बातचीत करके उनको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का भी काम कर रही है। सरकार उनके साथ बातचीत करके उनको सुरक्षित माहौल देने का काम कर रही है। और प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर पहले भी कह चुकी कि कोई भी अगर अस्पताल में कोई इस तरह का दुर्व्यवहार डॉक्टर के साथ होगा, आपराधिक मामला तत्काल उनके विरुद्ध दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। आशीष जी, प्रदेशों के हिसाब से राजनीति हो रही है और मैं तो ये कहूंगी कि देखिए, अभी मैंने सवाल जब आरपी साहब से भी पूछा, उन्होंने ठीक जवाब दिया, लेकिन सवाल मेरा जो अशंक साहब ने कहा उसको लेकर ज्यादा था। राजनीतिक दल तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स अभी फिलहाल कह रहे हैं वो किसी राजनीतिक दल से कोई शिकायत नहीं कर रहे, वो सरकारों से पूछ रहे हैं। वो कहीं की किसी की भी सरकार है, किस राज्य में किसकी है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। राजनीति क्या हर मामले में ठीक होती है? क्या ऐसे मामलों में भी राजनीति ठीक होती है? क्या भेदभाव की वो हमारे प्रदेश की लड़की है, वो दूसरे प्रदेश की लड़की है, ये ठीक है? गरिमा जी, जो डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लाइसेंस हो चुकी हैं आपकी गुंडागिर्दी करने का। आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करें और गुंडागिर्दी कर लें, इसका लाइसेंस मिल रहा है आजकल। आप देखें, सारे जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई ना कोई संरक्षण निश्चित है और संरक्षण प्राप्त लोग ही ऐसी हरकत कर पाते हैं। आम आदमी को तो पुलिस की वर्दी से भी डर लगता है, लेकिन जब राजनीति इतनी ऊपर बढ़ जाए, हर स्तर अपना राजनीति का गिर जाए,
कि आओ और मेरी पार्टी मजबूत करो, फिर आप चाहे कुछ भी करो, तो यही होगा। राजनीतिक संरक्षण इन चीजों पे नहीं चलना चाहिए और निश्चित जनता को आगे आना चाहिए, जनता को आगे आना होगा। नहीं तो राजनीति के अंदर ऐसे ऐसे गुंडे मौली भर गए हैं जिन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, जिनको पाप करना है, सिर्फ पाप करना है। आप देखें आज की देश डेट में आप सिर्फ महिला या युवा की बात ना करें, ये वो लोग हो गए हैं जो भगवान के द्वार पे भी चोरी करके आते हैं। और अभी महिला संगठन हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की सबसे बड़ी महिला संगठन, अगर सबसे ज्यादा कोई महिलाएं कहीं जुड़ी हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी गलत काम कर दे तो वो मुंह से चू नहीं निकलता, उनके मुंह से एक आवाज नहीं आती, पर अगर इनके उसमें हो जाए तो ये हल्ला करने चले जाती है। निश्चित होना चाहिए हल्ला, हम कहेंगे चाहे किसी भी पार्टी की महिला संगठन हो चाहे कोई भी संगठन हो, उसे आवाज उठानी होगी, उसे वहां के खिलाफ आवाज उठानी होगी जिससे इस प्रकार की गलती ना हो। और जनता को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। इस बात पे मत रहे कि आपको नेता बचा लेगा या जज बचा लेगा, आपको आवाज उठानी होगी। अगर आप लोग मुखरता से आवाज उठाएंगे तो कोई नेता इतना बड़ा नहीं है जो जनता से ऊपर हो। हर किसी को जनता के पैरों में आना पड़ता है, 5 साल का समय होता है, 5 साल बाद बड़े से बड़ा नेता को जनता के पैरों में आना होता है। आप इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं, मत करें ऐसे आदमी को सपोर्ट। आप किसी पार्टी को सपोर्ट ना करें, ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का, हमें सपोर्ट करना है। आप व्यक्ति को देख के सपोर्ट करें ना। आप कहते हैं हम इसके नाम पर चोर को भी जिता देंगे, हम जानवर कुत्ते को जिता देंगे, इस पार्टी का टिकट लेके आएगा, तो यही घटनाएं होंगी। आज की डेट पे देखिए, राजनीति एक बहुत बड़ी चीज भी है और बहुत छोटी चीज भी है और बहुत तुच्छ चीज भी है। इसके अंदर आदमी गलत से गलत काम भी कर रहा है और इसके अंदर आदमी अच्छे से अच्छा काम भी करता है, बस शर्ते आपने चुना किसको है। अगर आप किसी की शक्ल देखकर किसी को चुनेंगे तो निश्चित यही होने वाला है, क्योंकि एक घर के 4 व्यक्ति अगर हैं तो चारों एक जैसे नहीं होते। तो पार्टियों के अंदर तो पता नहीं कितने ब्लड हैं, कहां कहां से लोग आ रखे हैं, किन किन महत्वाकांक्षाओं से लोग आ रखे हैं, आप उन पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। आप अपना प्रतिनिधि से चुनते हैं तो उस समय जरूर ध्यान रखें कि वो आदमी क्या इस लायक है, वो पढ़ा लिखा है, उस पर कितने क्रिमिनल रिपोर्ट केस चल रहे हैं। आप अगर सब जांच परख कर करेंगे तो मेरा देश सुरक्षित होगा, मेरे देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी, हमारे देश का युवा सुरक्षित होगा। ये देखते हुए अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और राजनीति में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि अगर वो बीजेपी का है तो बीजेपी वाले बचाएं, कांग्रेस का है तो कांग्रेस वाले बचाएं। बचाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है और जनता सर्वोपरि है। जनता जब चाहेगी, जिस नेता को चाहेगी घुटनों में ला सकती है। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा, मुखरता के साथ अपनी आवाज को उठाएं, चाहे गलत कोई करे, कभी शांत रहने की आपको जरूरत नहीं है, तभी आप और हमारा देश बचेगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। ठीक है, देखिए जनता बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह ना कि देखिए अगर सही समय पर एक्शन होगा और ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होगी, लोग दर्द समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। दीपक रावत जी हैं यूकेडी से केंद्रीय प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, उत्तराखंड में भी ठीक इसी तरह की घटना सामने आई है। इसके पहले भी उत्तराखंड क्रांति दल का आपने जिक्र किया था, वो घटना अंकिता भंडारी की जो है वो यूकेडी की ओर से लगातार लड़ी जाती रही, यूकेडी के प्रवक्ता लगातार उसको लेकर सवाल करते रहे, लेकिन अब तक न्याय उस मामले में भी नहीं हो सका है। सरकारें ये कहकर पल्ला झाड़ लेती हैं, सरकार के प्रवक्ता ये कह देते हैं कि भाई ये तो न्यायपालिका का काम है, ये तो न्याय की प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया तेजी से काम करे ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दीपक जी, गरिमा जी, देखिए सेलेक्टिव अप्रोच की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जी ने करी, और सेलेक्टिव अप्रोच अगर आपने देखना है तो आप इसमें देख लीजिए। मैंने शुरू में कहा था कि अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच मांगी थी, सारे सामाजिक संगठनों ने मांगा, सारे विपक्ष ने मांगा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसे स्वीकार करा? नहीं करा। क्या कारण थे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता पाएंगे। दूसरी चीज आपने देखिए कि मैंने पहले कहा कि जो इस तरह का कोई जघन्य अपराध करता है तो उसके खिलाफ एकमात्र जो ममता बनर्जी ने बोला कि भाई फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, अंकिता भंडारी के केस से संबंधित और जितने भी यहाँ पर महिलाओं के अपराध हुए हैं, जिसमें इस तरह के अपराध हुए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, किसी भी मुख्यमंत्री जी ने, धाकड़ धामी जी ने क्या ये बोला कि उसे फांसी मिलनी चाहिए? नहीं बोला। ये सेलेक्टिव अप्रोच है। यही सेलेक्टिव अप्रोच बात हम कर रहे हैं कि जब महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित अपराध होता है तो हमें राजनीतिक वर्गीकरण नहीं करना है। हमें मानना पड़ेगा कि इनको एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। और अब जिस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं तो हमें ये अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक रूप से जो सेलेक्टिव अप्रोच की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, जब सारे विपक्ष ने इनसे बोला कि सीबीआई की जांच करे, क्यों नहीं दे देते सीबीआई की जांच?
कोई भी अपराधी होता, चाहे अपराध में वो बचता या उसको मिलता आप पर, लेकिन इन्होंने क्या बहाना बनाया कि न्यायिक जांच चल रही है, न्यायिक जांच में किया जा रहा है। आपको एक और ध्यान दे दूं अंकिता भंडारी केस में, नीरू बिष्ट ने जो कृष्ण ब्लॉक की विधायक है, उन्होंने बुलडोजर चलाया। आप गरिमा जी इतने सालों से पत्रकारिता कर रही हैं, आप मुझे बता दीजिए बुलडोजर वाला दूसरा काम आपने इस प्रदेश में कब देखा? मतलब कब ऐसा हुआ है कि कोई विधायक हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई गया हो किसी प्रकरण में, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रकरण हो, उसमें बुलडोजर से जहां वो अपराध हुआ उसको गिरा दिया गया हो? इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए, मात्र एक ही घटना थी जो घटना सबसे ज्यादा विपरीत बन रही थी भारतीय जनता पार्टी के, आपने वहां पर रातों रात बुलडोजर चला के उसको पूरे सबूत नष्ट कर दिए। आधे से ज्यादा सबूत आपने नष्ट करने का काम किया। और आज जब पूछा जाता है, आप गरिमा जी पूछिएगा कि वो आदेश किसने दिया था बुलडोजर चलाने का, तो आप यकीन मानेंगे आज तक भारतीय जनता पार्टी के ना वो विधायक बोल पा रही है कि आदेश किसका था, और ना सरकार बता पा रही है कि किसके आदेश में यह कृत्य किया गया। और एकमात्र उस घटना को घटे हुए इतने साल हो गए, उसके बाद वो बुलडोजर पता नहीं कहां गया, वो बुलडोजर नीति कहां गई, वो बुलडोजर चलाने, वो जो अपराधी थे उनके घरों में चलाने का जो साहस था वो कहां गया? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता पाएंगे। जब ये चीज विपक्ष देखता है, उत्तराखंड कराटे दल देखता है, तो हमें स्पष्ट नजर आता है कि सेलेक्टिव अप्रोच जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस बात को कह रहे थे, यही सेलेक्टिव अप्रोच है कि जिसकी वजह से राज्यों में अलग अलग तरीके से जघन्य अपराध महिलाओं के प्रति हो रहा है। और जो नीति बननी चाहिए, जो डर पैदा होना चाहिए, अब जो अपराध करने वाले जो इस तरह के मानसिकता के साथ जो अपराधी होते हैं, जो भी होता हो, उसको तो डर होना चाहिए। वो डर नहीं हो पा रहा क्योंकि उसे पता है कि किसी न किसी तरीके से, जो मेरे से पहले आसाम जी बोल चुके हैं, आशीष जी बोल चुके हैं, कि राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, ब्यूरोक्रेट्स का संरक्षण मिल जाएगा, किसी बड़े आदमी का संरक्षण मिल जाएगा। ऐसे संरक्षण जब मिलता है तो इस तरीके के अपराध जो हैं वो घर के दहलीज में भी होने लग जाएंगे अगर इसी तरह से रहा। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि अभी तक तो ये रास्ते में होते थे, रात को जो महिला काम करके आ रही थी उसके साथ होते थे, कहीं साइड कोने काने में जो किसी तरह की कोई ऐसी घटना, लेकिन ये तो सरकारी प्रतिष्ठान के अंदर हुआ है, वहां तो और भी लोग थे। आपराधिक का साहस तो देखिए आप, तो जिस प्रकार के ये साहस अपराधी जुटा रहा है, तो कोई ना कोई तो रहा होगा जो इस तरह का साहस करने पर उसने दुस्साहस कर पाया कि वो अंदर गया है और अंदर जाके इस तरह का जघन्य अपराध करा और उसके बाद बाहर भी आता है। तो इस तरह के अपराध के लिए देखिए गरिमा जी, हमें मानना पड़ेगा कि एक माहौल हमें बनाना पड़ेगा, और ये स्वयं में जागरूकता हम सबको पुरुषों के अपने अंदर लानी पड़ेगी। अपने अंदर जो हमारे जो बच्चे हैं या जो अपराधी, उनके अंदर लाना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको शुरू से अगर सिखाया जाएगा तो शायद भविष्य में इन अपराधों में कमियां आना संभव है। ठीक है, अशांक जी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर साहब उनका रुख कर लेते हैं। देखिए राजनीति तो चल रही है, अभी बहुत सी बातें दीपक जी ने भी कही कि किस तरीके से, देखिए उन्होंने मामले पे गिना दिए कि कहां पर उनको जरूरत लगती है बुलडोजर चलाने की, कहां पर बुलडोजर चलता है, कहां पर नहीं चलता है। ये प्रदेशों के व्यक्तिगत जो मामले आए इस तरीके के रेप की घटनाओं के, उन पर एक्शन की बात हो रही थी। लेकिन अभी जो कोलकाता की घटना है, इसको लेकर डॉक्टर्स ने पूरे देशव्यापी आंदोलन का मन बना लिया है और वो दिख भी रहा है और बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। लेकिन सर, क्या अगर मैं कोलकाता की बात करूं या डॉक्टर्स जो मांगे रख रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिहाज से, वो आपको लग रहा है कि फिलहाल पूरी तरीके से उस पर एक्शन लिया जा रहा है? सरकारें उस ओर ध्यान दे रही हैं क्या? केंद्र सरकार उस ओर ध्यान दे रही है? मैम मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आप देखिए कितने स्तर पे फेलियर हुआ है। कोलकाता में वो जो सरकारी मेडिकल कॉलेज था, उस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, वो प्रिंसिपल जो है उनकी तरफ से फेलियर हुआ। वहां पे जो पुलिस थी, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उन्होंने एक ऐसे हिस्ट्री शीटर को हॉस्पिटल में एज अ पुलिस वॉलंटियर भेजा हुआ था, उनकी तरफ से फेलियर था। वहां पे जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी तरफ से फेलियर था। उसके बाद जब ये घटना घट गई, इस घटना के घटने के बाद वहां की गवर्नमेंट की तरफ से फेलियर था कि वो जो भी उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो उसको सैबोटेज करना चाहती थी। फिर उसके बाद वहां पे शांति की तरह से, शांति से सारे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर हजारों की भीड़ ने हमला कर दिया। ये वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वहां की पुलिस, वहां की गवर्नमेंट का फेलियर है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फेलियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने क्यों इलेक्ट किया है पूरे देश ने? अगर वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कुछ हो रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, एक बियॉन्ड कंट्रोल कोई बात जा रही है, तो ये उसका भी फेलियर है। वो ये नहीं कह सकती कि स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। उसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट देख रहा है ये चीज, हमारे प्रेसिडेंट देख रहे हैं, उनका फेलियर है। एक आम आदमी क्या कर सकता है डेमोक्रेसी में? डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? डॉक्टर्स के ऊपर इतने हमले होते हैं, ये सब रेप की घटनाएं होती हैं,
ये सारे के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपसे पहले भी यही बोला था, हम लोग जो है एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लीगल तरीके से जा सकते हैं, लेकिन बार बार ये चीजें होती रहेंगी और हमें सिर्फ वोट बैंक की नजर से देखा जाएगा कि जिनके साथ ये घटना हुई है उनका कोई बहुत बड़ा वोट बैंक तो है नहीं, तो इनकी बात मत सुनो, थोड़ी देर में वो हवा हो जाएगी। तो फिर गवर्नमेंट को भी ये बात समझनी होगी कि ये जो नेक्सल्स पैदा होते हैं ये ऐसे ही पैदा होते हैं कि जब आप किसी के ऊपर ऐसा करते रहो, इग्नोर करते रहो, जुल्म होता रहे, और इतनी शिक्षित, इतनी एजुकेटेड क्लास जिसे अपने सारे राइट्स पता है, जो सही तरीके से सब रूल्स रेगुलेशन के साथ पूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा रही है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक कोई इसके ऊपर नहीं सुनवाई नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कितनी बार ये घटनाएं होगी? अल्टीमेटली तो यही होगा ना कि जिसके साथ ये घटना होगी उसे ये सोचना पड़ेगा कि मेरे तो कोई सुनवाई तो हो नहीं रही है कंट्री में, मुझे तो खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, या तो हम खुद ही अपनी बंदूक लेके अपने साथ रखें और जैसे ही मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई करे तो फिर मैं उसको गोली मारूं। तो फिर डेमोक्रेसी का फायदा क्या है? जो हमने गवर्नमेंट इलेक्ट किया, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोर्ट है, ये सारे इस पूरे सिस्टम का फायदा क्या है अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? आप बताइए, डॉक्टर्स इसके अलावा क्या कर सकते हैं? जो वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप डॉक्टर्स छोड़िए, ये एक लड़की के साथ घटना हुई है, तो ये निर्भया कांड हुआ था, गवर्नमेंट ने इतने स्टेप्स लिए थे, उसके बाद भी ऐसे कांड हो रहे हैं और एक सरकारी प्रेमिसेस में हो रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट ने जो भी एक्शन लिए उसका कोई फायदा नहीं हुआ, या तो वो एक्शन इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। डॉक्टर्स के लिए भी लॉ बनते हैं, महिलाओं के लिए भी लॉ बनते हैं, लेकिन लॉ इंप्लीमेंट करने वाले तो वही लोग हैं ना। अगर वो लॉ ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होगा, उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं होगा, बस उसके ऊपर पॉलिटिक्स होती रहेगी और कहने के लिए वो लॉ बने रहेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर्स के लिए पहले भी लॉ बनाए हैं गवर्नमेंट ने, महिलाओं के लिए भी बनाए हैं, लेकिन अगर वो, आप बताइए मुझे, पुलिस वाले अगर कहीं 100 लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हो, उनके ऊपर कोई हमला कर दे, किसी की हिम्मत हो सकती है हमला करने की? ब्यूरोक्रेट्स बैठे हो कहीं पे विधायक बैठे हो, कहीं पे जजेस बैठे हो, उनके ऊपर कोई हमला कर सकता है? तो आम आदमी अगर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, उनका कोई वोट बैंक नहीं है, उनके पास कोई कुर्सी नहीं है, पावर नहीं है, उनके ऊपर कोई भी हमला कर दे और उसके ऊपर सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे, उसका कोई कंक्लूजन निकले, उस दिन हम अपना गुस्सा जताएं, उसके बाद बात हवा हो जाए, तो क्या ये डेमोक्रेसी है हमारी? आप क्या हमें मैसेज दे रहे हो? हम लोग बिल्कुल जिस तरीके से हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए उस तरीके से कर रहे हैं, और हम बार हमने किया है। हमारी चीज की अगर नहीं सुनवाई होगी तो एक दिन वो आने वाला है कि हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं रहेगा, फिर उसको बोला जाएगा कि अर्बन नक्सल। ठीक है सर, ठीक है। आशीष जी के पास में जाएंगे। आशीष जी, देखिए शिकायतें बहुत हैं, डॉक्टर्स लगातार सरकार से भी शिकायतें कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का भी कुछ वैसा ही रुख और प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? देखिए आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आरपी साहब के पास एक बार फिर से चलते हैं। आरपी साहब, शिकायतें बहुत सारी हैं डॉक्टर्स की और सबसे ज्यादा उम्मीदें केंद्र सरकार से ही हैं। नहीं, शिकायतें होनी चाहिए, शिकायत के लिए तो लोकतंत्र है ये, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब बार बार नक्सलाइट की तरफ की बात करते हैं, ये ठीक नहीं लगा मुझे। कम से कम जो हम दूसरा भगवान जिसको कहते हैं कि अगर कोई भगवान है तो दूसरा भगवान डॉक्टर है, वो इस तरह से निराशावादी बात करें, ये दुर्घटना है। निश्चित तौर पर इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, जितनी इसकी भर्त्सना हो सके। वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, अरे भाई थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। वो जब तक दखलंदाजी तब तक नहीं हो सकती है जब तक कोई बहुत बड़ी विदेशी ताकतों की कोई ऐसी अटैकिंग न हो, या कोई राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर, चाहे मेरे उत्तराखंड का तो मेरी सरकार की जिम्मेदारी है, बंगाल की जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की ममता जी की जिम्मेदारी है। तो इस तरह के निराशावादी नहीं बनना चाहिए। निश्चित तौर पर उनकी मांग होनी चाहिए कि हमको सुरक्षा दे, और ये सरकार को माननी भी चाहिए कि मैंने जैसे अभी भी कहा कि डॉक्टर को हम दूसरा भगवान कहते हैं कि जो हमको जान देता है, जान बख्शता है, तो इतना जल्दी निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। देश निश्चित तौर पर बेटी के साथ खड़ा है, चाहे वो निर्भया के समय भी आपने देखा होगा किस तरह पूरा देश एकजुट हो गया था, आज भी एकजुट है देश। ये घटनाओं की जितनी निंदा हम करेंगे, हम राजनीतिक चश्मे से नहीं देखेंगे, हम भारतवासी होने का कर्तव्य निभाते हुए ये कहेंगे ये जघन्य अपराध है। और निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि फास्ट ट्रैक
कोर्ट ठीक है होना चाहिए और सजा मौत की होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से एक बहुत छोटे से प्रतिक्रिया आशीष जी की चाहेंगे। आशीष जी, सबसे ज्यादा उम्मीदें डॉक्टर्स को केंद्र सरकार से हैं, लेकिन क्या उनकी ओर से ठीक तरीके का रिस्पांस दिया जा रहा है? बहुत कम शब्दों में आशीष जी। देखा, आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए। तो सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की लगातार डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों में गुस्सा भारी है और हड़ताल जारी है। एक तरफ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर्स की हड़ताल कब खत्म होगी, डॉक्टर्स को न्याय कब मिलेगा और डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।